आज चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 पॉलिटी एनसीईआरटी पार्ट सेकंड से कवर कर रहे हैं। पार्ट सेकंड का है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है विधायिका। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 5 में विधायिका के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसे स्टडी करेंगे। विधायिका का क्या महत्व होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कानून कैसे बनता है इसके बारे में, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर से कवर करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करी है, हमें संसद क्यों चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमें संसद क्यों चाहिए। विधायिका केवल कानून बनाने वाले संस्था नहीं है। विधायिका का काम हमने जैसे फोर्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और विधायिका का काम है कानून बनाना। तो विधायिका का काम केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से कानून बनाना भी एक कार्य है। सभी लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया का केंद्र है, सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस होती है, बहिर्गमन विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति है, सरोकार है, सहयोग आदि से इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिनिधित्व वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है कि विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व को बताती है और प्रातिनिधिक लोकतंत्र का एक आधार है। तो विधायिका केवल कानून बनाने का ही काम नहीं करती है, उसके और भी कई काम हैं। कानून बनाना भी एक काम है। ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक केंद्र बनती है। जैसे संसद में हमें कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं, सदन में बहस चल रही है, बहिर्गमन हो रहा है, विरोध है, प्रदर्शन है, सर्वसम्मति है, सरोकार है और सहयोग। इस तरीके से कुछ हम पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं जो हमें संसद में दिखते हैं। विधायिका जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का हौस हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। पहला तो ये था कि हमें संसद क्यों चाहिए, तो संसद की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। संसद के अंदर अगर हम देखें तो संसद में हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा अगर जनता किसी बिल को पास करवाना चाह रही है, कोई वहाँ पे कानून बन रहा है, तो उसके बारे में वहाँ पर बहस चलती है, उसके पक्ष और विपक्ष रखे जाते हैं। उन पर बहुमत मिलने के बाद में राज्यसभा और लोकसभा से फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी वहाँ लगते हैं। सिग्नेचर होने के बाद में किसी भी वहाँ पर दस्तावेज को या फिर प्रस्ताव को बिल बना दिया जाता है, कानून वह बन जाता है। तो इस सब के लिए जो कानून हम बन कर के तैयार कराते हैं, उसके लिए हमें सदन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से बहुमत, पक्ष विपक्ष और उनके लाभ और हानि सब पता चलते हैं, जो कानून अब लागू होने वाला है या बनने वाला है। अब संसद के अंदर 2 ही सदन क्यों है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, ये सबको पता है कि विधायिका का नाम है संसद। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहेंगे और भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है, यानी कि 2 सदनों वाली। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा कहा जाता है और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका हमें देखने को मिलती है। भारतीय विधायिका का नाम संसद है और राज्य की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक कहा जाता है और भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा, दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है। संविधान ने राज्य को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करके दी है और अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। 6 राज्यों में हमें द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया फैसला, ये हमारे यहाँ पे भारतीय पृष्ठभूमि है, इंडिया का मैप है। द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत जो 6 हमने अभी पढ़े उनमें आते हैं। आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है, बिहार में द्विसदनात्मक है, कर्नाटक में द्विसदनात्मक, महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती है। अब प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। कोई भी अगर प्रस्ताव पास किया जाना है, कानून बनना है, तो उससे पहले एक सदन में रखा जाएगा, फिर उसे दूसरे सदन के निर्णय के लिए, सहमति के लिए उस पर भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक या और नीति पर 2 बार विचार किया जाता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। इसलिए हमें यहाँ पे विधेयक और नीति पर 2 बार फैसला लिया जाता है, 2 बार यहाँ पे चर्चा की जाती है, उसे जांचा जाता है। जल्दबाजी में कोई एक सदन फैसला ले लेता है तो दूसरा सदन उसे बहस के दौरान पुनर्विचार संभव हो पाता है। अब यहाँ पर उन्होंने राज्यसभा, जो उसका संसद का पहला सदन है, संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं।
राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यों से राज्य की विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होता है। राज्यसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है। आज बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि जब निर्वाचन यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं, सो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा में निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और फिर राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब द्वितीय सदन जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट कहा जाता है, जिसे में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, यहाँ प्रतिनिधित्व करने के दो सिद्धांत का यूज किया जाता है। एक तरीका यह है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि जब उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है किस तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसमें वहाँ की जनसंख्या को नहीं देखा जाएगा, उस क्षेत्र के आकार को नहीं देखा जाएगा, उन्हें जितने भी वहाँ पर क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उन सबको समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, या देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर देते हैं और द्वितीय सदन में जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। एक तरीका ये हो जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के द्वितीय सदन यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। जैसे संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा। 1998 की बात है कि जब 12 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी यहाँ पे संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 11 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में 31 हैं और छोटे और कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं जैसे सिक्किम है उसमें राज्यसभा में केवल 1 ही सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। इसका मतलब है कि संसद के स्थायी सदन के रूप में हम राज्यसभा को जानते हैं। राज्यसभा को संसद के स्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी हैं
तब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जा सकती हैं और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन लोगों को 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। बात आती है कि लोकसभा की, राज्यसभा को हमने यहाँ पे स्टडी किया। लोकसभा में क्या है, राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जब जनता सीधे सदस्यों को चुनती है तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनेगी तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को, विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए देखें तो सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। संसद क्या करती है, क्वेश्चन है इसमें। विधायिकाओं के क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? तो कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य होते हैं। इन कार्यों पर हम सूची बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि विधायी कामकाज। संसद का विधायी कामकाज भी है। विधायी कामकाज का मतलब है कि पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाना, ये यहाँ पे संसद का काम है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है और कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी इनका काम होता है। तो यहाँ पे पहला विधायिका का काम है कि विधायी कामकाज को करना, और फिर दूसरा काम आता है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी विधायिका रखती है, उसका उत्तरदायित्व भी विधायिका सुनिश्चित करती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने और जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है? संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो कार्यपालिका पर उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित रखती है और उसके लिए उत्तरदायित्व भी होती है। वित्तीय कार्य है। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन भी है। एक धन खर्च होता है, पर धन आता कहाँ से है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है।
संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। तो ये सब काम यहाँ पे संसद के होते हैं कि धन कहाँ से आता है। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कर आधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। लोकतंत्र में संसद कर आधान है, सरकार द्वारा धन का प्रयोग है, तो इस पर नियंत्रण रखने का काम किसका हुआ? संसद का। भारत सरकार कोई नया प्रस्ताव लाए तो उस पर स्वीकृति देने का काम किसका है? संसद का। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। संसद की जो वित्तीय शक्तियां हैं, सरकार के कार्यों में जो भी यहाँ पे धन उपलब्ध करने का अधिकार है, ये सब हमें संसद से मिलता है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद ये भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। और काम है इसका प्रतिनिधित्व करना। संसद का काम प्रतिनिधित्व करने का है। तो संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती है। संसद देश के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करने का काम भी संसद का है। बहस पर का मंच जो हमें मिलता है, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है कि वाद विवाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो वह है संसद में। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता होती है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। और काम आते हैं यहाँ पे इसके संसद के कि संवैधानिक कार्य भी संसद करती है। संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। यानी संविधान में अगर कोई कानून यहाँ पे नागरिकों के अधिकारों से वंचित है, भेदभाव कर रहा है, तो उसमें संशोधन करके संविधान में उस कानून को बदला जा सकता है। ये काम भी कौन करेगा? संसद करती है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान होती हैं कि संसद में जो दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी संवैधानिक शक्तियां जो हैं ये बराबर मिली हैं दोनों को। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। निर्वाचन संबंधी कार्य भी संसद करती है कि संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का काम किसका है? निर्वाचन संबंधी कार्य संसद का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद कराती है। न्यायिक कार्य भी है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा की शक्तियाँ क्या काम करती हैं। यहाँ पे राज्यसभा को जो शक्तियां दी गई है, हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया है, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें तो यही सब बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। जैसे लोकसभा की शक्तियों की सूची है और राज्यसभा की शक्तियों की सूची है। यहाँ पर पहले हम यहाँ देखते हैं कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं। लोकसभा को, लोकसभा के अंदर जो शक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, एक है कि संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम लोकसभा का है। लोकसभा संघ सूची में, समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। लोकसभा धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करने का काम भी कौन करता है? यहाँ पे लोकसभा करती है। यानी लोकसभा की पहली शक्ति में आता है कि संघ सूची है या समवर्ती सूची है, तो उसमें दिए गए जो भी विषय हैं उन पर कोई कानून बनाना है तो लोकसभा कानून बनवाएगी।
और धन विधेयक या कोई सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करना है तब भी लोकसभा उसे प्रस्तुत वहाँ पे कराएगी। कर प्रस्ताव है, बजट है, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति नहीं देती है, स्वीकृति नहीं देती है। प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन का काम भी लोकसभा में ही जाता है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति कौन देता है? लोकसभा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। यहाँ पे समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार भी करती है लोकसभा। जबकि राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा की शक्तियों में शामिल है कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है राज्यसभा। संवैधानिक संशोधनों को पारित करने का काम भी राज्यसभा के पास जाता है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करना भी यहाँ पे राज्यसभा की एक शक्ति है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों को चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार दे सकती है। यह है राज्यसभा। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी मिली हुई हैं, जैसे राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के हितों शक्तियों का संरक्षण करना। राज्य के हितों का संरक्षण करना ही राज्यसभा का काम है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कोई केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर जिस पर केवल राज्य ही विधान बना सकती है, राष्ट्रहित में हो, संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा को स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त की जाती हैं कि ऐसी शक्तियां हैं ये जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, जैसे केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा की शक्तियों में है कि ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, जैसे केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं करते हैं, ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में, वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकते हैं। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा की विशेष शक्तियों में है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटाए नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है, राज्यसभा को विधायक चुनते हैं। संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं।
संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधित्व के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी होनी चाहिए। संसद कानून कैसे बनाती है, इसके बारे में अब संसद का प्रमुख कार्य है कि अपनी जनता के लिए कानून बनाना। अब कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है। कानून बनाने की विधियों से कुछ का उल्लेख संविधान से किया गया है, लेकिन कानून बनाने के कुछ विधि कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे इन अवस्थाओं पर गौर करें। यह यहाँ पे साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। अब यहाँ पे प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जनता की इच्छा पर हमने देखा कि पहला है यहाँ पर स्तंभ समिति के पास भेजा जाता है, फिर उस पर सदन में चर्चा होती है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है। समिति रिपोर्ट देती है, विधेयक के पास जाती है, समिति रिपोर्ट देती है, विधेयक के पास भी जाती है और सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है उसे देखें। अब विधेयक के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे विधेयक है यहाँ पर ये हैं सरकारी विधेयक भी होते हैं, गैर वित्त विधेयक होते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं और वित्त विधेयक होते हैं। सामान्य विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। उस विधेयक की क्या ज़रूरत है? कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह हैं, मीडिया है और नागरिक संगठन भी है किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक स्थायी प्रक्रिया कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून में सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और खास तौर पर अनाज के गठबंधन सरकार के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक वालों का भी
समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। जैसे एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वही मंत्रालय इसका प्रारूप बन जाता है। जैसे लड़कियों का विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। जैसे जिस विषय का विधेयक हो उस विषय पर जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करते हैं, केवल लोकसभा में जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया गया। उन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। इन समितियों को क्या कहा जाता है? लघु विधायिका। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण बनता है और तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी विधेयक को लागू होने के लिए उसको दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश भी की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेद को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया था। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन यह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अनुच्छेद 109 में देखें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है 109 में, और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये भी वहाँ पे बताया गया है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। ये है इसमें संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती कैसे है। जिस दिल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है और संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय हो, सचेत हो, तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायिकाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता के उदाहरण के रूप में लिया जाए। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं कि विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेष अधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेष अधिकारों का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, किन साधनों का प्रयोग करती है
और कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर बताती है। तो संसदीय नियंत्रण के साधन क्या हो सकते हैं, जैसे संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। काम नीति निर्माण का है, कानून का है, या नीति को लागू करने का है, या कानून और नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा रहा है, तो विधायिका यह काम कई तरीकों से कर सकती है, जैसे बहस और चर्चा करके कर सकती है, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति लेकर कर सकती है, वित्तीय नियंत्रण भी रख सकती है, अविश्वास प्रस्ताव भी दे सकती है। बहस और वाद विवाद कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं, जैसे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का मतलब है कि संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल का मतलब है कि इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं शून्यकाल में, और मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि होते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे कि मूल्य वृद्धि है, अनाज की उपलब्धता है, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार है, दंगे हैं, कालाबाजारी है आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का भी अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना और सदन में बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जाती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति को अगर हम देखें तो कानून को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के ही पास है। इसके अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है और जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर तालमेल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी 2000 में राजग सरकार के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों जैसे मसलन लोकपाल का विधेयक है, आतंकवाद निरोधक विधेयक है, राज्यसभा ने इन्हें अस्वीकार कर दिया था। वित्तीय नियंत्रण क्या है कि जैसे पहले हम कह चुके हैं, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा राज्य सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगर देखें तो धन के दुरुपयोग के मामले की जांच अविश्वास प्रस्ताव है। यहाँ पर संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव होता है। जैसे लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज्यादा होती है। सन 1989 में देखें तो 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा था, जिसमें प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, सरकार और विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गण पूर्ति कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। अगर और देखें तो हमें संसदीय समितियां क्या करती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे समितियां केवल कानून बनाने में ही काम नहीं आती हैं, जबकि सदन के दैनिक कार्यों में भी इनकी बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है। इसके लिए पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन है, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच है, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल। संसदीय समितियां ये सब कार्य करती हैं। 1983 से जब भारत में संसद को स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई, विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां निकली थीं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, खर्चे और उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। स्थायी समिति के बारे में देखें तो इसके अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया। इनके महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसकी मंजूरी दे दी। और कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। लेकिन यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, इसके बारे में है कि हमने जब पहले भी पढ़ा था कि संसद के अंदर बहस चलती है। बहस का एक मंच माना जाता है संसद को। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब इसके बारे में यहाँ पर एक कार्टून देखो, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं सांसद है ये। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे दल बदल निरोधक कानून के बारे में हमने सुना। विधेयक के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के निकट पर चुने जाते हैं और यदि चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक की समस्या भी बनी रही थी।
कि दलों में इस बात पर आम सहमति बनी किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधेयक या फिर संसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों का निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या चीज है कि कोई भी सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो और यह दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे या स्व इच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। 20 वर्षों का अनुभव बताते हैं कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां जरूर प्रदान की। बस फिर यहाँ पे क्वेश्चंस।